औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वंस अगेन आई एम बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे एयरवे मैनेजमेंट, और हमने एयरवे एजेंट्स और ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ लिया था। अब हमने एडवांस्ड एयरवे डिवाइसेस को देखना है। जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं पढ़ा वो रेजरवायर बैग मास्क है, और इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये हाई कंसनट्रेशन तो दे रहे हैं, शुड बी यूज फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस एथलीट विद एडिक्वेट रिस्पायरेटरी एफर्ट। मतलब अनकॉन्शियस है, बेहोश हुआ हुआ है, लेकिन उसके रिस्पायरेटरी जो एफर्ट है, मतलब जो उसके सांस वगैरह वो ठीक ही है, एडिक्वेट ही है। लेकिन बैग वेल मास्क हम BVM हम तब देंगे जब वो अनकॉन्शियस भी है और इन एडिक्वेट रिस्पायरेशन से, मतलब वो सांस बिल्कुल ठीक से नहीं ले रहा। इसलिए 100% हमने कहा था ना, BVM 100% हमें दे रहा होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। जबकि जो रेजरवायर बैग ऑक्सीजन वाला था वो हमें क्या दे रहा था, 60 से 90 दे रहा था। ठीक है, तो वो हमने एडिक्वेट रिस्पायरेटरी एफर्ट ठीक चल रही है तो उतना भी, उससे भी काम चल जाएगा। अब हम आ जाते हैं एडवांस्ड एयरवे डिवाइसेस, जहाँ से हमने छोड़ा था। तो लिखा हुआ ऑल्दो इफेक्टिव वेंटिलेशन विद BVM इज़ पॉसिबल। उसने कहा जो बैग वाल मास्क है उससे भी अच्छी भली वेंटिलेशन हो रही थी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए थी, इसलिए इवेंचुअली एट द एंड आपको एयरवे ऐसी देनी पड़ती है जो कि एडवांस होती है। दिस में अकर बिफोर और आफ्टर द अराइवल एट द हॉस्पिटल एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड हैज़ ऑलवेज बिन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। यहाँ हॉस्पिटल पहुँचने से पहले या बाद में भी, और हमें कुछ एडवांस एयरवे लगानी ही पड़ती है। और उन्होंने कहा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो पूरी दुनिया में मतलब अप्रूव की गई है, वो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है, जो कि ट्रेकिया के अंदर जो ट्यूब ऐड की जाती है। ठीक है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स यूजिंग अ लेरेंजियोस्कोप टू डायरेक्टली विजुलाइज द वोकल कॉर्ड्स एंड द ग्लॉटिक ओपनिंग एंड पासिंग कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब इनटू द ट्रेकिया। अच्छा, इसके लिए लेरेंजोस्कोप यही होता है कि जिसमें एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोप होता है जहाँ हम अंदर ट्यूब्स के अंदर देख रहे होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर। इसी तरह लेरेंजोस्कोप से हम देखेंगे कि हमारे वोकल कॉर्ड्स किधर पड़े हुए हैं, वो ठीक हैं, और ग्लॉटिक ओपनिंग हम इससे देख सकते हैं। और फिर हम जो कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब होगी, यहाँ पर आई थिंक सो उन्होंने शो भी की होगी एंडोट्रेकियल ट्यूब, जो कि उन्होंने नाम दिया है कफ्ड है। ठीक है, ये देखें, इधर से हम इसको पकड़ सकते हैं और इस तरह से हमने ट्यूब एंटर कर दिया। तो हम इसको देख लेते हैं अभी और क्या लिखा हुआ है इन्होंने। कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब थी ट्रेकिया के अंदर, हमने उसको ऐड करना होता है। वंस द ट्यूब इज़ प्रॉपरली पेस्ड एंड द कफ इज़ इन्फ्लेटेड, द ट्रेकिया इज़ सील्ड एंड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन इज़ अनलाइकली। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब की हमने कुछ बातें देखी हैं। एक तो हमने ये देख लिया, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। दूसरा हमने कहा कि लेरेंजोस्कोप के ज़रिए हमने वोकल कॉर्ड्स वगैरह और ग्लॉटिक ओपनिंग देख ली। फिर कफ्ड, जिस तरह जो चीज़ फूल जाती है, जिस तरह हम उसके अंदर BP मशीन के अंदर कफ हम देखते हैं, उसको एयर अंदर जब फिल होती है तो फूल जाता है, इसी तरह कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है। और जब वो बिल्कुल प्रॉपरली प्लेस हो जाती है तो जो कफ होता है ना, वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है ज़रा। ठीक है, और फिर जो ट्रेकिया को ही तो हमने सील करना है, तो ट्रेकिया हो जाता है सील, ताकि इसके अंदर गैस्ट्रिक एस्पायरेशन ना हो सके। गैस्ट्रिक एस्पायरेशन का मतलब यही है कि जो स्टमक से चीज़ें निकल कर ट्रेकिया के अंदर ना आ जाए। हमने ट्रेकिया को सील कर दिया, उधर ट्यूब लगा दिया, उधर बस ऑक्सीजन ही जाएगी। दिस स्किल इज़ रिजर्व्ड फॉर फिजिशंस। तो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब कोई आम बंदा नहीं लगा रहा, बल्कि फिजिशंस लगा रहे हैं, नर्स, एनेस्थेटिस्ट्स लगा सकते, पैरामेडिक्स और ओकेशनल रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट एंड EMT। ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस भी लगा सकते हैं। फिर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट्स, ठीक है, एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब कोई ऐसा बंदा आम नहीं लगाएगा, बल्कि इसके लिए उसने ट्रेनिंग ली हुई एंड फ्रीक्वेंसी टू मेनटेन द प्रोफिशिएंसी। ठीक है, फिर इसलिए लिखा हुआ है इट हैज़ रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट पैरामेडिक्स डू नॉट perform the skill often enough to maintain a reasonable level of the proficiency। ये उन्होंने ऐसी ही बातें लिखी हुई हैं कि ये सजेस्ट किया हुआ है कि जो पैरामेडिक्स हैं डू नॉट परफॉर्म द स्किल, वो तब तक ये स्किल नहीं परफॉर्म करेंगे जब तक उनके पास प्रोफिशेंसी नहीं हासिल हो जाती ना, जब तक वो इस काम में एफिशिएंट नहीं होते। अच्छा, इंट्यूबेशन इज़ नॉट विद इन द एथलेटिक ट्रेनर्स स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। तो ये भी उसने हमें बता दिया कि जो एथलेटिक ट्रेनर्स हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एथलीट की ट्रेनिंग के लिए हैं, जो कि उसको एट द स्पॉट थोड़ी बहुत उसकी केयर कर रहे हैं, उसके अंदर ट्यूब ऐड करना उनका काम नहीं है, ये उनके स्कोप में नहीं आता। बट दे शुड बी फेमिलियर विद द टेक्निक, लेकिन उन्हें आनी ज़रूर चाहिए। लार्ज स्पोर्ट मेडिकल स्टाफ शुड कंसिडर हैविंग एट लीस्ट 1 person अवेलेबल एज अ ट्रेनिंग एंड लीगल स्टेटस। तो ठीक है, स्टाफ के अंदर आपके पास एक बंदा जिसके पास लीगल नोटिस तो होना, लीगल स्टेटस हो उसके पास। ठीक है,
तो वो ज़रूर होना चाहिए आपके पास, जो कि एडवांस एयरवे टेक्निक्स को कर सके। फिर अब लेरेंजियल मास्क, अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। गोल्ड स्टैंडर्ड था और एक कफ्ट था और जो कि ट्रेकिया को ब्लॉक कर रहा था, और फिर एस्पायरेशन नहीं हो रही थी ना। अब लेरेंजियल मास्क एयरवे देख लेते हैं। ये देखें, ये उसने हमें बता दिया। ये वाली पिक्चर भी हमें राइट साइड पे जो नज़र आ रही है, इस तरह करके वो लेरेंक्स के अंदर चली जाती है और ये ऐसी होती है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। द लेरेंजियल मास्क एयरवे वाज डेवलप्ड इन ग्रेट ब्रिटेन इन द लेट 1980s एंड इज़ ऑफन यूज इन ऑपरेटिंग रूम्स फॉर द माइनर सर्जिकल केसेस रिक्वायरिंग जनरल एनेस्थीसिया। तो ये एक MCQ हो सकता है कि ऑपरेटिंग रूम के अंदर अगर हल्का सा सर्जरी कराई है किसी ने, ठीक है ना, माइनर सर्जिकल केसेस था, छोटी मोटी किसी ने सर्जरी कराई है, तो उसको आपने जनरल एनेस्थीसिया भी दे दिया हुआ है। अब उसको थोड़ा बेहोश कर दिया आपने। जनरल एनेस्थीसिया मतलब ओवरऑल, ठीक है, एनेस्थीसिया हमने उसको दिया हुआ है। तो उस केस में हम ये इसकी इंडिकेशन लेरेंजियल मास्क एयरवे इस टाइप का हम दे सकते हैं। दैट डज़ नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट गैस्ट्रिक एस्पायरेशन, और ये गैस्ट्रिक एस्पायरेशन से नहीं रोकता क्योंकि इज़ इन प्लेस ओवर द ग्लॉटिक ओपनिंग। ओके, फिर उसने हमें बता दिया है कि इसके कुछ कम्स इन 8 साइजेस बेस्ड ऑन द वेट। तो कितने साइजेस में आता है? 8 साइजेस में आता है, इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक। इट इज़ ब्लाइंडली इंसर्टेड इन द पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स। इसको एक्चुअली हम किधर इंसर्ट कर रहे होते हैं? ओरोफेरिंक्स के अंदर ये जा रहा होता है ना, जो पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स है ना। एंड द कफ इज़ इन्फ्लेटेड विद 10 to 30 cc ऑफ द एयर। तो इन्होंने हमें बता दिया है कि इसका ये कफ हमें नज़र भी आ रहा है, ये देखें, ये चीज़ काफ़ी है ना जो इन्फ्लेट हो जाएगी, तो फिर उधर हमने ब्लॉकेज कर दिया, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द एयरवे कर दिया ताकि उधर, ठीक है। तो उसने हमें बताया है कि अब हम लेरेंजियल मास्क एयरवे पढ़ रहे हैं, तो इसको हम किधर डाल रहे हैं? पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स के अंदर डाल रहे हैं। कफ जो था वो 10 से 30 cc ऑफ एयर के ज़रिए इन्फ्लेट हो जाएगा, क्रिएटिंग अ सील अराउंड द ग्लॉटिक ओपनिंग। और इस तरह ये ना ग्लॉटिक ओपनिंग के गिर्द भी सील भी क्रिएट कर रहा है। फिर उसने हमें बता दिया है कि BVM इज़ अटैच्ड इन द पेशेंट इन वेंटिलेटेड, लेकिन इट डज़ नॉट प्रिवेंट द एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, क्योंकि आई डोंट नो वाई, लेकिन ये गैस्ट्रिक कंटेंट्स के एस्पिरेशन को नहीं रोक पा रहा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक, एक बुरी बात है ना कि अब गैस्ट्रिक एस्पिरेशन हो जाएगी तो ये तो गलत चीज़ है। अब नीचे हम एडवांस्ड एयरवे टेक्निक्स पढ़ेंगे तो वो ट्रेकिया को ब्लॉक कर देगा। अब उसके अंदर कोई फूड पार्टिकल नहीं जा पाएगा और कोई गैस्ट्रिक एस्पिरेशन नहीं होगी, बंदा ठीक रहेगा, लेकिन ये नहीं कर पा रहा। BVM भी इसके अंदर अटैच किया जाता है। एंड द सील में लॉस्ट व्हेन मूविंग द पेशेंट, और उसने क्या, क्योंकि सील लॉस हो सकती है जब पेशेंट मूव करेगा। तो लेरेंजियल मास्क की उसने हमें बता दिया 8 साइजेस थे, और ये किधर जा रहा था? पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स के अंदर जा रहा था। फिर डिस्पोजेबल आर लो कास्ट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ बैकअप टू द फेयर्ड इंट्यूबेशन विद इन द हॉस्पिटल। जब एंडोट्रेकियल ट्यूब गलत लग जाए ना तो ये यूज़ कर सकते हैं, और बाय द पैरामेडिक्स इज़ अनकॉमन। कॉम्बिट्यूट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कॉम्बिट्यूट और जो नीचे किंग लेरेंजियल ट्यूब, आखिरी दो ही तकरीबन हमारी हेडिंग्स रह गई हैं। तो जो कॉम्बिट्यूट है इसका डिफरेंस आया था किंग लेरेंजियल ट्यूब के साथ ना, तो हम आपको बता देते हैं कि क्या इसके अंदर डिफरेंस है। तो कॉम्बिट्यूट इज़ अ डबल ल्यूमन ट्यूब दैट इज़ ब्लाइंडली इंसर्टेड इन द ईसोफेगस। ये डबल ल्यूमन ट्यूब है, जबकि जो किंग वाली है आई थिंक सो इसके अंदर 1 ल्यूमन होता है। हाँ जी, ल्यूमन ये कैविटी ही होती है ना। ये देखो 2 ट्यूब्स, कॉम्बिट्यूड नाम पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 ट्यूब्स, ठीक है ना, तो वो कॉम्बी ट्यूब है। तो उसने हमें बता दिया है कि द कॉम्बी ट्यूब इज़ अ डबल ल्यूमन ट्यूब। ये डबल ल्यूमन वाली है, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, 2 ल्यूमन्स पर। डेट ब्लाइंडली इंसर्टेड इन द ईसोफेगस, मतलब जब हम इसको ईसोफेगस के अंदर ईसोफेगस में रख देंगे तो फिर एस्पायरेशन का तो चांसेस ख़त्म ही हो जाएंगे। दे आर द 2 बलून्स। हम देखेंगे तो इसके 2 बलून्स होते हैं, ईच विद इन्फ्लेशन पॉट, और उसके अंदर इन्फ्लेशन पॉट भी होता है, मतलब जहाँ से हमने हवा को इंसर्ट करना है। द डिस्टल बलून इज़ इन्फ्लेटेड विद 15 cc। तो ये कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी उन्होंने हमें बातें बताई हुई हैं। एक तो सबसे पहली बात हमें पता चल गई कि डबल ल्यूमन था, हमने कॉम्बिट्यूट का नाम दिया तो ये डबल ल्यूमन है। फिर हमने कह दिया कि इसको हमने किधर इंसर्ट करना होता है? ईसोफेगस के अंदर। ये इसकी एंडिंग किधर हो रही होती है? ईसोफेगस के अंदर। फिर हमने कहा कि 2 बलून्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम ये आगे पिक्चर भी देखें तो ये 2 बलून्स ही हैं ना। एक ये बलून है जो कि सबसे एंड पे जा रहा है, और आप देख रहे होगे कि 2 ल्यूमन इधर भी हमें नज़र आ रहे हैं। 2 बलून्स के दरमियान भी 2 जगह हैं, डिवीजन हुई हुई है। तो ये कॉम्बी ट्यूब वो कह रहे हैं।
इधर वो किसी और कैविटी में गया हुआ, इधर वो कहीं और है। फर्स्ट में उसने बताया हुआ ईसोफेगस के अंदर गया हुआ, ये ईसोफेगस के अंदर है, दूसरे में ट्रेकिया के अंदर गया हुआ है। ठीक है, वैसे तो ब्लाइंडली हम इसको ईसोफेगस के अंदर ही डालते हैं, कभी कभी वो ट्रेकिया के अंदर भी ऐसे जा सकता है। ये कॉम्बी ट्यूब हमने देख लिया। और आई थिंक सो ये ऊपर से ये जो दो है ना, ये इन्फ्लेशन पॉट है, यहाँ से हम कोई मास्क वगैरह ऐड करते हैं। अच्छा, तो जो डिजिटल बलून था ना, ये जो एंड वाला बलून है, ये जो छोटा वाला बलून है, ये छोटा ज़रा डिजिटल वाला ना, तो डिजिटल बलून के अंदर उसने बताया हुआ 15 सीसी हम ना हवा भर सकते हैं, और वो फिर ना ईसोफेगस को बिल्कुल सील कर देता है, क्योंकि एंड वाला ईसोफेगस में गया हुआ ना। जबकि जो प्रॉक्सिमल है, जो पहला वाला बलून है ना, वो थोड़ा बड़ा है और उसके अंदर 60 सीसी एयर आ सकती है, और वो ओरोफेरेंक्स को ना सील कर रहा होता है। तो ये भी MCQ आ सकता है कि डिजिटल बलून छोटा है, वो 15 सीसी का आ रहा है एयर को, और वो ना ईसोफेगस के अंदर अगर गया हुआ तो ईसोफेगस को क्या कर रहा है, सील कर रहा है। जबकि बड़ा वाला बलून आप देख रहे होंगे वो ओरोफेरेंक्स, वो ओरल फेरेंक्स तक ही है। ठीक है, ठीक है, ओरोफेरेंक्स तक है। फिर उसने हमें बता दिया है ल्यूमेन 1। अब जो ल्यूमेन 1 है, इज़ क्लोज एट द टिप, इट हैज़ होल्स बिटवीन द बलून्स एंड अलाउ द एयर टू एंटर द ट्रेकिया। तो ये बलून है और दो बलून्स के दरमियान आपको नज़र आ रहा होगा कुछ होल्स भी हो सकते हैं। अगर होल हुए ना, तभी तो हवा ट्रेकिया तक भी जाएगी। ईसोफेगस में तो उसने ब्लॉकेज कर दिया कि ईसोफेगस से अब कोई चीज़ वापस ना आए। ठीक है, कॉम्बी ट्यूब ने आकर ब्लॉकेज कर दी ईसोफेगस में कि कोई चीज़ वापस ना आए, लेकिन ट्रेकिया तो ओपन है ना, और यहाँ पे अगर होल हुए, सुराख हुए, तो हवा तो ट्रेकिया तक जाएगी। तो ये उसने बताया हुआ है कि एक तरफ से वो सील्ड होता है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, इधर से वो सील्ड है, इसके एक एंड से वो सील है, दूसरे एंड से बलून्स होल्स हो सकते हैं। तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि उसने हमें यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो ल्यूमेन 1 है, इज़ क्लोज्ड एट द टिप। तो वो टिप से क्लोज़ होगा, लेकिन बलून्स के दरमियान होल होंगे और वो हवा को अलाउ करेगा कि वो ट्रेकिया। जबकि ल्यूमेन 2 इज़ ओपन एट द टिप, जो ल्यूमेन 2 है वो टिप से ओपन होगा, बट डज़ नॉट बिटवीन द होल बलून्स। ठीक है, ये हमने रटा ही मारना है। थोड़ा कंसेप्चुअल वाइज में हम रॉन्ग हो सकते हैं। तो अगर ल्यूमेन 1 को हमने टिप से क्लोज़ कर दिया और बिटवीन द बलून्स वो होल्स थे, जबकि ल्यूमेन 2 को हमने टिप से ओपन कर दिया। ठीक है, वो टिप उसकी ओपन होगी, लेकिन ल्यूमेन 2 जब होगा उसके बिटवीन द बलून्स उसके होल्स नहीं होंगे। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो दो उन्होंने पार्टीशन किया है, इसमें एक पार्टीशन में सुराख है और एक पार्टीशन में सुराख नहीं है। ठीक हो गया, तो हमने रटा मार लिया कि एक टिप से क्लोज थी, 1 वाले के बलून्स के दरमियान होल्स थे, जबकि दूसरी वाली ओपन थी टिप से, और बलून्स के दरमियान कोई उसका ओपनिंग नहीं थी। ये बात हमने याद कर ली। फिर आफ्टर इंसर्शन द बीवीएम इज़ अटैच टू द ल्यूमेन 1 एंड द पेशेंट इज़ वेंटिलेटेड। तो जो BVM है ना, जो बैग वाल मास्क है, वो हम ल्यूमेन 1 के साथ ही अटैच कर रहे होते हैं। इफ़ प्रॉपरली पोजीशन। हाँ जी, अच्छा जी, तो हमने पढ़ा है कि BVM को हमने ल्यूमेन 1 के साथ अटैच कर लिया हुआ था। ठीक है, और अगर उसने क्या प्रॉपरली पोजीशन आपने कर दिया है, तो चेस्ट वॉल राइज भी करेगी और ब्रेथ साउंड्स भी आपको सुनाई देंगी विद द ऑस्कल्टेशन ऑफ द स्टेथोस्कोप। ये मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि जो ट्यूब हमने लगाई है वो ठीक से लग गई है? तो जब आपकी चेस्ट राइज़ करेगी, उस बंदे की चेस्ट राइज़ कर रही है, सांस जब आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हो, तो मतलब उसके अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपने ठीक लगाई हुई है। फिर रेयरली द कॉम्बिट्यूट में एंटर द ट्रेकिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्बिट्यूट ट्रेकिया में एंटर हो जाती है, और इस केस में फिर ल्यूमेन 2 यूज़ होता है टू वेंटिलेट द पेशेंट। ठीक हो गया। जब ईसोफेगस के अंदर आपने ऐड की हुई थी, तो ल्यूमेन 1 के साथ हमने BVM अटैच कर दिया था, लेकिन अगर वो कभी कभी ट्रेकिया के अंदर चलेगी है ना, तो फिर ल्यूमेन 2 के सही वेंटिलेशन हो जाएगी। तो हमने इसको काफ़ी डिस्कस कर लिया, बाकी आप खुद भी याद करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा कि एक ल्यूमेन क्लोज था फ्रॉम द टिप, लेकिन उसके होल्स थे बिटवीन द बलून्स, दूसरा टिप से ओपन था और उसके कोई होल नहीं था बिटवीन द बलून्स। इस तरह याद कर लेना। और इन विच केस इट फंक्शन एज अ एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, जब वो ट्रेकिया में एंटर हो जाती है तो फिर वो एंडोट्रेकियल ट्यूब जैसा ही काम कर रही होती है, ट्रेकिया में जो एंटर हो गया। अच्छा जी, ओके, अब आ जाता है किंग लेरेंजियल ट्यूब डिस्पोजेबल। तो उसने कहा जी, तो किंग लेरेंजियल ट्यूब डिस्पोजेबल होती है जी, इज़ अ न्यू डिवाइस। ठीक है, किंग LTD लेरेंजियल ट्यूब डिस्पोजेबल एक नई डिवाइस है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी अमेरिका में फ्रॉम द जर्मनी 2005 में। And it resembles the combi tube but has only one lumen and its two balloons are filled with one inflation port. तो इसका ल्यूमेन भी एक ही है,
उसमें तो 2 ट्यूब्स थी ना, इसका ल्यूमेन एक ही अगर हमें यहाँ पर दिखाई दिया जाए तो एक ही ल्यूमेन है और 2 बलून्स हैं और इन्फ्लेशन पॉट भी एक ही है, दोनों को एक से ही भरा जाता है। उसके तो 2 पॉट थे ना, इसका एक ही है। और जो किंग ठीक है, तो ये भी इसका एक डिफरेंस है कि 1 इन्फ्लेशन पॉट है और एक ही ल्यूमेन है। फिर इसके अलावा ये भी ईसोफेगस में जा रहा होता है और जो डिस्टल बलून होता है ना वो इन्फ्लेट होता है विद सील्स द ईसोफेगस। जो डिस्टल वाला था हमने पहले भी बात की थी, जो छोटा बलून है जो डिस्टल वाला है वो ईसोफेगस को सील कर रहा है, जबकि जो प्रोक्सिमल वाला है वो ओरोफेरिंक्स को कर रहा होता है जी। फिर इसके डिफरेंस में हम ये लिख सकते हैं कि दे आर द 3 साइजेस बेस्ड ऑन द हाइट। हमने लेरेंजियल मास्क जो सबसे ऊपर वाला पढ़ा था उसके 8 साइजेस थे, इसके उसने हमें बता दिए 3 साइजेस होते हैं जी। और वो किसकी बिना पर होते हैं जी? हाइट की बिना पर होते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ द एयर यूज्ड टू इन्फ्लेट द बलून्स वेरीड बाय द साइजेस, वेरीज बाय द साइज 45 से 90 cc। तो 3 साइजेस की किंग लेरेंजियल ट्यूब आती है और हम उसको पेशेंट की हाइट के हिसाब से कर रहे होते हैं। और हाँ जी, तो हम देख रहे थे कि इसके 3 मतलब साइज़ेस थे हाइट के, बंदे की हाइट के लिहाज से, इसके अलावा कि कितना मतलब बलून का साइज़ कितना है, कितनी एयर लग रही है उस बलून को फिल करने में ना। तो उन्होंने रेंज भी बता दी थी 45 से 90। फिर उसने बताया जो किंग एल्टीडी होते हैं ना, कैन नॉट बी यूज फॉर द पेशेंट्स हु आर शॉर्टर देन 4 फीट टॉल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो लोग जिनकी हाइट ना 4 फीट से कम होती है ना, तो फिर हम उसके अंदर किंग एल्टीडी नहीं देते। फिर पीरियडिक साइजेस अभी तक अंडर डेवलपमेंट ही हैं। फिर द एरिया बिटवीन द बलून इज़ ओपन एंड द एयर विल एंटर द ट्रेकिया व्हेन द बीवियम इज़ अटैच्ड। वही ना, तो बिटवीन द बलून्स हमने कहा था कि होल्स होते हैं और इस तरह फिर जो एयर होती है वो ट्रेकिया में चली जाती है। इसके अलावा इट प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द गैस्ट्रिक एस्पिरेशन। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक एस्पिरेशन से रोक लेती है क्योंकि ट्रेकिया को सील कर रही है, तो चीज़ें वापस नहीं आती हैं, एस्पायरेशन नहीं होती। एंड इज़ स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव दैन द डिस्पोजेबल LMA, क्योंकि लेरेंजियल मास्क जो हमने पढ़ी थी एयरवे उसके अंदर तो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन भी नहीं वो रोक रही, तो ये तो फिर महंगी हो गई है क्योंकि ये अच्छी भी है। सेक्शन देख लेते हैं। आई थिंक सो दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। सेक्शन द रिस्क ऑफ द वॉमिटिंग एग्जिस्ट ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ एयरवे क्राइसिस। ओके, वॉमिटिंग का रिस्क रहता है जब आप एयरवे को ठीक कर रहे हो, स्पेशली व्हेन द एडवांस्ड एयरवे डिवाइसेस और BVM आर यूज्ड। ओके, जब BVM यूज़ हो रहा है या फिर एडवांस डिवाइसेस जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वॉमिटिंग का खतरा रहता है। ये एस्पिरेशन ऑफ वॉमिटिस इनटू द लंग्स में काज एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस। ठीक है, क्योंकि जो वॉमिटिंग मटेरियल था वो लंग्स के अंदर आ जाएगा, तो हम इसको कहते हैं एस्पायरेशन न्यूमोनाइटिस है, विच इज़ अ सीरियस एंड समटाइम्स फैटल कॉम्प्लिकेशन। तो ये बहुत खतरनाक बात है कि कोई चीज़ एस्पायर होकर लंग्स में चली जाए। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग एंड एथलीट्स आर अज्यूम टू हैव फुल स्टमक बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग फ्लूइड्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं ना वो कुछ एनर्जी ड्रिंक्स या कुछ प्रोटीन कुछ चीज़ें वो ले रहे होते हैं, तो उनके जो स्टमक होते हैं ना वो फुल होते हैं, तो ये अज्यूम किया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द कंपटीशन देयरफॉर द रिस्क ऑफ वॉमिटिंग इज़ हाई व्हेन द एयरवे इज़ कंप्रोमाइज्ड। फिर उसने बता दिया है कि पोर्टेबल सक्शन डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं, मैनुअल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। ठीक है, हम हाथ से कुछ कर रहे होते हैं, कुछ बैटरी वाले भी होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं वो सुपीरियर टू द मैनुअल होते हैं बिकॉज दे आर मोर लेकिन वो एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन उनको बैटरी भी चाहिए होती है। अच्छे तो हैं लेकिन बैटरी भी रिक्वायर्ड है और थोड़े महंगे भी होते हैं। लेकिन ये जो यूनिट्स होते हैं ना, दे आर द लार्ज बोर यंकर सक्शन कैथेटर। तो इसके अंदर उसने ये बता दिया जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स होती हैं वो क्या यूज़ कर रही होती हैं। ये वैसे ही उस सक्शन कैथेटर का नाम रख दिया वो इन्होंने, जिसका नाम है लार्ज बोर यंकर सक्शन कैथेटर टू रिमूव द वॉमिटिस। और जो सक्शनिंग शुड बी लिमिटेड टू लेस दैन 20 सेकंड्स। तो आपने कोशिश करनी है कि 20 सेकंड्स से कम तक ही आप सक्शनिंग करो। इतनी लंबी सक्शनिंग करोगे तो वो एयरवे ड्राई हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ठीक है, because all the air oxygen is removed from the airway during the procedure and care must be taken so that the athlete does not bite down on the Yonker catheter. फिर उसने बता दिया the effectiveness of the manual units is suspect. उस पर शक किया कि क्यों मैनुअल यूनिट अच्छी है कि नहीं। इफ़ सक्शन इक्विपमेंट इज़ नॉट अवेलेबल द कैथेटर मे बी द एथलीट मे बी टर्नड ऑन हिज और हर साइड while maintaining a cervical spine in the neutral position and the vomit is cleared manually with a towel. तो अब उसने हमें बता दिया है कि अगर सक्शन नहीं अवेलेबल तो आप क्या करोगे। तो फिर हम एथलीट को टर्न कर देंगे उसकी एक साइड पर, जैसा करवट लेता नहीं इंसान, और फिर हम उसकी सर्वाइकल स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में कर देंगे और जो वॉमिटिंग होगा उसको टॉवल के थ्रू मैनुअली उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आई डोंट थिंक सो कि इधर कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। एडिशनल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में भी नेसेसरी टू यूज़ द टेक्निक
तो आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। द किंग एल्टिडी किंग एयरवे इज़ सुपर ग्लॉटिक एयरवे दैट ऑफर सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द गैस्ट्रिक एस्पिरेशन एंड इज़ ईजी टू इंसर्ट। आखिर से ये टेबल हमने इतना खास नहीं पढ़ा हुआ, बट स्टिल हम इसको देख लेते हैं। फिर ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल सक्शन यूनिट है जो क्लियर करती है एयरवे को ऑफ अ लार्ज पार्टिकुलेट मैटर बट रिक्वायर्स मेंटेनेंस एंड रेगुलर चार्जिंग। ये पोर्टेबल मैनुअल सक्शन है, लेस इफेक्टिव है बट रिक्वायर्स नो मेंटेनेंस। अच्छा, ये टेबल हम पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, इधर इसने लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ द एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट। एयरवे एजेंट्स के बारे में बता दिया है। वैसे तो हमने 2 एयरवे एजेंट्स ऊपर पढ़े थे, ओरोफेरेंजियल देखा था और नेजोफेरेंजियल देखा था, ठीक है। यही 2 एयरवे एजेंट्स ऊपर हम पढ़ के आए हैं। लेकिन उसने CPR पॉकेट मास्क इधर हमें बता दिया और BVM को भी थोड़ा बहुत अंदर ही कंसिडर कर लिया, ठीक है। जो पॉकेट मास्क होता है वो CPR के लिए चाहिए होता है, रेस्क्यू ब्रीदिंग, प्रोटेक्ट रेस्क्यूअर फ्रॉम द फ्लूइड एक्सचेंज विद विक्टिम। अगर आपके पास CPR पॉकेट मास्क था, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेटिव मास्क था, तो ये रेस्क्यू कर सकता है बंदे की ब्रीदिंग को प्रोटेक्ट, और आपको भी प्रोटेक्ट कर लेगा फ्रॉम द फ्लूइड एक्सचेंज। कोई फ्लूइड भी आपके पास नहीं है क्योंकि उसने मुंह पे मास्क लगा दिया तो नहीं आएगा। और यूज़ परमिसिबल बाय द एथलेटिक ट्रेनर, क्या आपको इजाज़त है, एथलेटिक ट्रेनर को इजाज़त है तो है। फिर ओरोफेरेंजियल की बात है, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे और यूज़ विद BVM। ये ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे को ठीक कर रहा है और इसको हम BVM के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो नेज़ोफेरेंजियल है वो भी कंट्रोल कर रहा है ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे को, इसको भी हम BVM के साथ यूज़ करते हैं। BVM क्या है, वेंटिलेट करता है विक्टिम को मोर इफेक्टिव देन पॉकेट मास्क एंड कैन बी यूज अलोन और इन कंजक्शन विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। और इंट्यूबेशन हम BVM को अलग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि हम BVM को किसी इंट्यूबेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जो ओरोफेरेंजियल है ना, ये पॉसिबल है चेक स्टेट प्रैक्टिस एक्ट। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो स्टेट है आपको अलाउ कर रही है कि नहीं। CPR तो आपको अलाउ ही है, BVM भी आपको अलाउ ही है, लेकिन ये जो ट्यूब्स ऐड करना है ना, ये कोई प्रोफेशनल बंदा ही ऐड करता है, तो आपने इसको देख लेना। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी, नेज़ल कनोला था, सिंपल फेस मास्क था और रेजरवायर बैग मास्क हमने ये देख लिया था। जो हमने ऑक्सीजन डिलीवरी की थी ना, नेज़ल कनोला के ज़रिए की थी, सिंपल फेस मास्क के ज़रिए की थी, रेजरवायर बैग मास्क ने भी की थी और हमने BVM के ज़रिए भी की थी, लेकिन उन्होंने BVM ऊपर लिख दिया। खैर, यूज़ इन कंजक्शन विद ऑक्सीजन टैंक, हर जगह उसने ये लिख दिया कि आपको नेज़ल कनोला अगर लगाया है तो पीछे कोई टैंक होना चाहिए, ऑक्सीजन का सोर्स होना चाहिए। पॉसिबल एंड चेक द स्टेट प्रैक्टिस एक्ट। आखिर में जो ट्यूब्स आपने ऐड की थी, एंडोट्रेकियल ट्यूब आपने ऐड की थी, ये ट्यूब को, ये एडवांस एयरवे, ये आप तो लगा ही नहीं सकते। एथलीट, हम एमरजेंसी केयर इन एथलेटिक पॉपुलेशन बात कर रहे हैं ना, तो एथलेटिक ट्रेनर तो कोई भी ट्यूब नहीं लगा सकता। और एंडोट्रेकियल के लिए लिखा हुआ इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्यूब and most effective control of airway and ventilation of the victims with the least risk of gastric aspiration and can be used in conjunction with BVM। लेकिन ये उधर यूज़ की जा रही होती है जिनका आपको लगेगा कि इसकी गैस्ट्रिक एस्पिरेशन नहीं होगी, मतलब इस बंदे ने कुछ खाया हुआ नहीं है, इसकी कोई चीज़ ऊपर नहीं आएगी, तो आपने तब यूज़ करना है। जबकि आला में भी है इफेक्टिव कंट्रोल है, और आपने उन लोगों को ही देना है जिसके अंदर एस्पिरेशन का रिस्क ना हो। अगर आपको ज़रा भी लग गया ना, सिनेरियो में आ गया कि उस बंदे को रिस्क है एस्पिरेशन का, तो आप तो ये 2 दे ही नहीं सकते, एंड वाली कॉम्बी ट्यूब दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एस्पायर होने से रोक लेगा इसको। BVM, ये सब चीज़ें BVM, बैग वेल्व मास्क, ठीक है, जो कि हमारा एक मास्क है जिसके साथ पीछे से बैग लगा होता है, उसके साथ दे रहे हैं हम। ये सब बातें यही लिखी हुई हैं, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एयरवे एंड विद, इधर भी उसने ये लिख दिया लो रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, ठीक है, हर सेम बातें लिखी हुई हैं इधर उन्होंने। चलें, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 में हमने ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की थी, पार्ट 2 में हमने सिर्फ लेरेंजियल ट्यूब्स और कॉम्बी ट्यूब देखी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, कीप इन योर प्रेयर्स, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।